अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हमने वायरस करना है, वो हमारा इन्फ्लुएंज़ा वायरस है। ठीक है। इन्फ्लुएंज़ा वायरस के अंदर हमारे पास दो टाइप के वायरसेस आते हैं। इन्फ्लुएंज़ा ए आता है और इन्फ्लुएंज़ा बी आता है। ठीक है। लेकिन हम इन दो के ऊपर जो है ना रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर चेंजेस आती रहती है। सीजनल आउटब्रेक्स होती है ना, उसमें चेंजेस आती रहती हैं। सम टाइम कॉम्बिनेशन में डिसीज़ बन जाती है, कोई स्ट्रेन चेंज हो जाता है। ठीक है। कोई बिल्कुल नया स्ट्रेन आ जाता है। तो इस तरह करके इसमें ना इसके स्ट्रेन्स में चेंजिंग्स आती रहती हैं। ठीक है। तो अब हम इसके सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लें। तो ये होता इसका डीएनए वगैरह किस टाइप का होता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है। ये हमने पीछे भी जिक्र किया, सिंगल जब क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, एक सिंगल स्ट्रैंडेड ऐसे आरएनए बड़ा होता है। ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ना, ये सिर्फ एक नहीं है। ठीक है। ये सेगमेंट्स में है, मतलब टोटल 8 सेगमेंट है। ठीक है। इसके सेगमेंट्स बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे करके ना इसके सेगमेंट्स बने होते हैं। चॉप्ड फॉर्म में होता है ये। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि ये इन्वेलप्ड होता है, मतलब कि ये ऐसे आवारा से नहीं पड़े हुए, इसके डीएनए वगैरह इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेलप होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका अपना आरएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है। इसने अपना, समझ लो यहाँ पे ऐसे ही मैं बना रही हूँ, इसका अपना आरएनए पॉलीमरेज है कि अगर किसी सेल के अंदर जाएगा, किसी सेल को इन्फेक्ट करेगा, तो अंदर जाके इसने अपनी रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए ना, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। ऑब्वियसली आरएनए को रेप्लिकेट करने के आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, तो इसका अपना होता है, वो सेल का नहीं यूज़ करता, अपना यूज़ करता है। ठीक है। ये इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है इस मामले में। ठीक है। अपना आरएनए पॉलीमरेज होता है इसके पास। अच्छा, उसके बाद अब ये इन्वेलप भी हो गया, सारा कुछ हो गया, आरएनए पॉलीमरेज भी इसके पास आ गया। ठीक है। अगर स्केच आप माइंड में रखो ना ऐसे बना के, तो आपको याद रहेगा। लेकिन एक और चीज़ जो इसके इन्वेलप के ऊपर होती है, वो होती है इसकी स्पाइक्स टाइप की ना चीज़ें होती हैं। ठीक है। वो उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आती है आपकी हीम एग्लूटिनिन और दूसरी चीज़ आती है आपकी न्यूरामिनिडेज। ठीक है। ये देखो, हीम एग्लूटिनिन को हम ऐसे ऐसे शो कर देते हैं, सीधे सीधे कंडे। ठीक है। ये देखो, ये हीम एग्लूटिनिन शो कर दी। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है। समझ लो, ये जो हम ऐसे बना रहे हैं ना, ये वाले, ये हम बना रहे हैं न्यूरामिनिडेज। ठीक है। दो तरह की इसके ऊपर की प्रोटीन्स होती हैं इन्वेलप के ऊपर, न्यूरामिनिडेज और दूसरी हीमोग्लूटिनिन होती है। ठीक है। अच्छा, इसका ना लाइफ साइकिल बहुत मज़े का है, और जो इसकी पैथोजेनेसिस है वो और लाइफ साइकिल मैं आपको कॉम्बिनेशन में बताती हूँ। ठीक है। तो उससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, कि क्या हो रहा है, ये इसका होल स्ट्रक्चर है कि कैसे का होता है, इसमें क्या क्या कुछ आ रहा है, आपको थोड़ा यहाँ से आइडिया हो जाना चाहिए। ठीक है। अब हमारे हैं इसकी पैथोजेनेसिस के ऊपर। पैथोजेनेसिस बच्चों, मैं रेप्लिकेशन पैथोजेनेसिस के बाद बताऊँगी, क्योंकि जब रेप्लिकेशन होगी, रेप्लिकेशन तभी होगी ना जब वायरस एंटर हो चुका होगा बॉडी के अंदर, एंट्री वगैरह वो सारा कुछ उसकी पैथोजेनेसिस में आएगा ना, तो उसके बाद जो है ना वो हम रेप्लिकेशन करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब स्टोरी एक बनाते हैं इसकी ना प्रॉपर, कि कैसे कैसे ये एंटर होगा। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले कलर हम ब्लैक करते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या होना है, इन्फ्लुएंज़ा ने एंटर कहाँ से होना है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। ठीक है। ये समझ लो, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यहाँ से ये एंटर हुआ है। ठीक है। अब रेस्पिरेटरी जो एपिथीलियम है, रेस्पिरेटरी एपिथीलियम को उसने सबसे पहले इफेक्ट करना है। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया है ना, अब रेस्पिरेटरी एपिथीलियम में ये करेगा क्या, आपको पता है। ये जो वायरस है, यहाँ पे इसकी सरफेस के ऊपर स्पाइक्स है ना, दो चीज़ें हैं, न्यूरामिनिडेज और हीमोग्लूटिनिन। अब इसमें जो हीमोग्लूटिनिन है ना, जिसको हमने ऐसे करके शो किया था, ठीक है, वो क्या करेगी, वो आपकी रेस्पिरेटरी एपिथीलियम है ना, जो उसके ऊपर होता है सियालिक एसिड। ठीक है। सियालिक एसिड होता है, उसके साथ बाइंड कर जाएगी। बाइंड करके ना, जब उसके साथ जैसे बाइंड करेगी, तो वो सियालिक एसिड क्या करेगा, अभी देखो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी रेस्पिरेटरी एपिथीलियम समझ लो, और ये उसका कोई सेल है। ठीक है। जिसके ऊपर यहाँ पे सियालिक एसिड था। ठीक है। अब ये वायरस आया है। ठीक है। ये वायरस आया, इसके ऊपर थी स्पाइक्स। इसने क्या, हीमोग्लूटिनिन इस सियालिक एसिड के साथ बाइंड किया है, और इसने इसको एंडोसाइटोज कर लिया, ऐसे करके ना अंदर अपने अंदर ले गया। ठीक है। एंडोसाइटोसिस हो गई है। ठीक है। अच्छा, ये एंडोसाइटोसिस हो जाएगी। एंडोसाइटोसिस होने के बाद अब ये देखो, आपकी रेस्पिरेटरी एपिथीलियम का एक सेल है, उसके अंदर एक एंडोसोम आ गया है, जिसके अंदर ये देखो, ये एंडोसोम की जो बाहर वाली लाइनिंग होगी ना, वो इसी की बनी होगी, इसी जो आपका रेस्पिरेटरी सेल है ना, इसी की ही बाइंडिंग, जो सेल
मेम्ब्रेन है बाहर वाली, वही इसकी कवरिंग होगी, इस एंडोसोम की कवरिंग। इसके अंदर आपका ये वायरस पड़ा होगा, ठीक है। ये वायरस के ऊपर इसकी न्यूरामिनिडेज वाली स्पाइक्स भी होंगी और दूसरी भी होंगी, ठीक है। ऐसे करके ये वायरस पड़ा हुआ है। अच्छा, अब क्या होना है इस वायरस की, अब ये इसके अंदर इसके वो DNA वगैरह सारा कुछ पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, अब होगा क्या इसमें, ये आपके वायरस की, ठहरो मैं कलर चेंज करती हूँ। अच्छा, ये वायरस की जो सेल मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, वायरस का इन्वेलप है, ये फ्यूज़ करेगा विद द एंडोसोमल कवरिंग जो है ना, इसके साथ फ्यूज़ कर जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे फ्यूज़ करेगा, होता क्या है मोस्टली इन टाइप ए आपका जो होता है ना, ए वाला इन्फ्लुएंज़ा वायरस, ठीक है, उसने क्या करना है, उसके पास एबिलिटी होती है, यहाँ पे ना आपके पास H पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है। H पॉजिटिव आयंस जो होते हैं ना वो एंटर करते हैं इस वायरस के अंदर, ठीक है, वायरस के इन्वेलप के अंदर, और फिर ये क्या होता है, ये इन्वेलप फ्यूज़ करना शुरू कर देता है बाहर एंडोसोमल मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। ये ऐसे करके फ्यूज़ करना शुरू कर देगा, ठीक है। फ्यूज़ करने के बाद ये देखो ऐसे करके पूरे इन्वेलप सा बन गया एक, ठीक है। ये खुलना शुरू हो जाएगा और ये जो DNA मटीरियल है ना, सारा का सारा रिलीज़ हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर सारा का सारा ये जो 8 मैंने बताया ना सेगमेंट्स हैं, ये सारे अब साइटोप्लाज्म में रिलीज़ हो गए हैं, ठीक है। इनका इन्वेलप जो है वो आपस में फ्यूज़ कर गया है विद द एंडोसोमल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सारा काम हो रहा है। अब जब ये चीज़ रिलीज़ हो गई ना, इसके ये DNA रिलीज़ हो गया, DNA इसका RNA जो इसका रिलीज़ हुआ है ना, सेगमेंट्स ऑफ RNA वो रिलीज़ हुए ना, उनके साथ इसका अपना RNA पॉलीमरेज वो भी रिलीज़ हो गया है, ठीक है। सारा कुछ रिलीज़ हो गया ना, एनवेलप वो उसके साथ फ्यूज़ कर गया। अच्छा, अब ये जब दोनों रिलीज़ हुए ना, अब होगी इसकी रेप्लिकेशन। अब हम इस पर रेप्लिकेशन पे आएंगे। सारा जो ऊपर मैंने आपको बताई है ना कहानी, ये सारी पैथोजेनेसिस के अंदर लिखनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे हैं रेप्लिकेशन के ऊपर। रेप्लिकेशन के अंदर क्या हुआ है कि ना, सबसे पहले 8 घंटे लगते हैं इसी रेप्लिकेशन को। क्या होना है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो एंटर करना इनटू न्यूक्लियस। ये देखो मैंने बताया ना, बाहर ऐसे करके सेल के बाहर आ गया ये वाला, ठीक है। यहाँ पे समझो न्यूक्लियस पड़ा आपके रेस्पिरेटरी एंडोथेलियम के सेल्स का, और यहाँ पे DNA वो RNA के सेगमेंट्स आ गए हैं, ठीक है। अब इस सारे के सब ने एंटर होना है इस न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे और वहाँ पे जाके अपना ही इन्होंने RNA पॉलीमरेज जो इनका एंजाइम है उसको यूज़ करते हुए ट्रांसक्रिप्शन करानी है। ट्रांसक्रिप्शन होगी तो सेल की मशीनरी को यूज़ करके ना अपने RNA बनानी है, ठीक है। अपने RNA और अपनी प्रोटीन्स बनवानी है वाया ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, सारा अपने मकसद के लिए यूज़ करना है। लेकिन उस मकसद के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है ना, RNA पॉलीमरेज, वो इस वायरियन का अपना है, ठीक है, RNA पॉलीमरेज, ठीक है। ये कहानी होगी। अच्छा, अब जब सारी रेप्लिकेशन हो गई है, नया वायरस बन चुका है, ठीक है, नए वायरियंस बन चुके हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब वायरस जो सारी मशीनरी वगैरह यूज़ करके नए वायरसेस बन गए, समझो 1 2 3 4 5 ये सारे वायरन बन गए। अब इनके ऊपर ये जो इसकी हीमोग्लूटिन और न्यूरामिनिडेज है वो तो नहीं ना इसके साथ अभी ऐड हुए। क्या होना है कि इनके साथ इनके ऊपर वो एम्बेड होने पहले, ठीक है, न्यूरामिनिडेज और हीमोग्लूटिनिन, वो सारा कुछ अब एम्बेड हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, इन्होंने अब बाहर भी तो निकलना है ना, समझो सेल है, सेल से बाहर भी तो निकलना है ना। बाहर निकलने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, अब इसी हीमोग्लूटिनिन वगैरह को यूज़ करते हुए ना, हीमोग्लूटिनिन को दोबारा जो इसके ऊपर हीमोग्लूटिनिन है, हीमोग्लूटिनिन को यूज़ करते हुए अंदर एंटर हुआ था ना, अब उसी को यूज़ करते हुए सेल से बाहर निकलेगा। क्या होगा, ये यहाँ पे समझो सियालिक एसिड दोबारा पड़ा हुआ है, इसने हीमोग्लूटिनिन ने आके इस सियालिक एसिड के साथ दोबारा बाइंड करना है, ठीक है, बाइंड करेगा। और क्या कहते हैं, ये जो हीमोग्लूटिनिन जो बाइंड कर रहा है ना सियालिक एसिड के साथ, वो इसको रिलीज़ होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब न्यूरामिनिडेज का काम आएगा। ये जो ऐसे करके हमने बनाई थी ना न्यूरामिनिडेज उसके ऊपर, ठीक है, अब उसने रिलीज़ में सारा काम करना है, उसने आना है, ठीक है, उसने आके इस सियालिक एसिड को ये चॉप शुरू कर देना है, तो काटना शुरू कर देना है, ठीक है। ये जिस प्रोटीन के साथ अटैच है ना, जो इसको अंदर रखे हुए है, क्योंकि सियालिक एसिड इसको अंदर लेके आया था, बाहर निकालने के लिए नहीं है। अब इसने करना है, न्यूरामिनिडेज ने इसी जो है ना वो जो प्रोटीन है ना सियालिक एसिड को इसकी प्रोटीन से अलग करके उसको चॉप ऑफ कर देना है। अब जैसे ही चॉप ऑफ होगा ना, तो क्या होगा, वायरियन जो होंगे वो फ्री हो जाएंगे और रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे बाहर की तरफ, ठीक है। इस तरह वायरियन फ्री हो जाएंगे और अब अगले सेल्स को इफेक्ट करना शुरू कर देंगे। एक सेल में सारी इन्फेक्शन होगी, रेप्लिकेशन होगी, तो नेक्स्ट बाकी सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये इसका टोटल रेप्लिकेशन साइकिल है, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।